देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये हमको कराना था आज, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इसके बारे में कराना था। खैर इसके ऊपर तो मुझे क्लास बार बार लेना होगा, कि फिलहाल एक डेमो दिखाते हैं। ये जो क्लास अभी लेक्चर्स है वो देखिएगा, वहां रिकॉर्डिंग होगा, तो इसी रिकॉर्डिंग के लिए हम करा रहे थे। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो हमको कराना था, 116 पेज का पीपीटी बनाया है। देखिए इसमें पहला तो एक क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल और राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल क्या और राइट्स क्या होता है। और पहले राइट्स के बारे में जानते हैं। आप लोग जानते हो राइट्स की अगर हम चर्चा करें, तो हम लोग आज जितनी भी बातें करते हैं ना, बिना राइट्स का कुछ भी नहीं कर सकते। राइट, व्हाट इज राइट? सिंपली यू कैन से दैट राइट का मतलब हम लोग क्या बता सकते हैं। राइट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आपका क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का जो क्लेम होगा उसी को राइट बोलेंगे, सही ना। एक इंडिविजुअल का जो क्लेम्स होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राइट बोलेंगे। राइट का माने क्या निकल के आया, एक इंडिविजुअल का क्लेम। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन टॉक अबाउट आवर राइट्स, हम लोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ राइट्स की बात करते हैं। समवन टॉक अबाउट राइट टू वोट, समवन टॉक अबाउट द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, समवन टॉक अबाउट राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, दीज आर कॉल्ड राइट्स। राइट जो है ये बहुत पहले आ चुका था, 17-18 सेंचुरी के समय में राइट्स जो है बाय नेचर मिला था, माने जिसको नेचुरल राइट कहते हैं। देयर आर 3 नेचुरल राइट, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। अगर इस तरह से देखें ह्यूमन राइट, इसके बाद राइट्स जो है कैसे डेवलप किया, माने राइट्स जो है डेवलप कैसे किया, ये सारा चीज आप लोग पढ़े थे। जस्ट एक क्लेम को राइट बोला है, जो एक जस्टिफाइड क्लेम हो हमारा। अब मान लो स्कूल में यूनिफॉर्म है, अब वहां बोलो हम स्कूल में यूनिफॉर्म यूज नहीं करेंगे, ये हमारा राइट्स नहीं, वो नहीं बोल सकते। अब यहां से आता है राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोल रहा है। तो एक याद रखिएगा, एक जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, जितने भी सिटीजन है, उसके पास कुछ ना कुछ सम राइट्स है उसके लाइफ के डेवलपमेंट के, और वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉ काम करता है, लॉ के द्वारा वो इंप्लीमेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि नो गवर्नमेंट कैन टेक देम अवे, माने ऐसा राइट जो गवर्नमेंट आपसे छीन ना सकता हो, वही फंडामेंटल राइट है। उस तरह के जस्टिफिएबल, तो फंडामेंटल राइट क्या जस्टिफिएबल है, उस तरह के जस्टिफिएबल राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स के बिना हमारा पूरा डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा आपका नहीं समझ में आएगा मुंह से बोलिएगा आप लोग, नहीं तो हमको नहीं पता चलेगा। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये कहां पर बोला गया, पार्ट 3 में बोला गया। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। 12 से 35 तक किसकी बात की गई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स इंस्क्रीड इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग मच फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स के रूप में। फंडामेंटल वो सारे बेसिक राइट्स है जो हमारे लाइफ के फुल इंटेलेक्चुअल, माने इंटेलेक्चुअलिटी, मोरालिटी और स्पिरिचुअल स्टेचर को फुलफिल करने में मदद करता हो, जो हमारा फुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर पाए, वो सारी चीज, वो सारी राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट स्पेशली स्टेट को ना ऑथोरिटेरियन और डिस्पोटिक होने से बचा रोकता है, माने स्टेट जो है पूरा कंट्रोल करने लगे, रोक डिस्टर्ब करने लगे, उसको रोकता है ये। Fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution. फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल क्यों पड़ा, क्योंकि वो गारंटीड और प्रोटेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसी कारण इसका नाम फंडामेंटल पड़ा। फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स की कुछ फीचर्स भी देख सकते हैं। ये बोल सकते हैं क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैन के लाइफ को डेवलप करते हैं, फिजिकल, मेंटल और मोरल डेवलपमेंट में मदद करता है फंडामेंटल राइट। इस राइट के बिना हम लोग अपना लाइफ एक हैप्पीली और प्रॉस्पेरस लाइफ को नहीं जी सकते हैं। अब सवाल आता है कौन सा राइट इंडिविजुअल राइट्स है, कौन सा राइट फंडामेंटल राइट्स है, सही ना। कौन सा राइट इंडिविजुअल राइट्स है और कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, इसको हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग नहीं बोलिएगा तो कैसे बोलेंगे हम।
आप लोगों को दिख रहा था स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा था। ये बात आप लोग से कितनी बार हम पूछे हैं? कोई बोल ही रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है सही से। स्क्रीन दिख रहा है ना? अब दिखा रहे हैं स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सारा सर दिख दिख रहा रहा है? है। तो इंडिविजुअल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इंडिविजुअल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स अगर हम ये देखें तो हम लोग इसको नॉर्मली डीडी बसु का बुक अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पर अनरिटेन नो कोड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इन इंग्लैंड मे बी सेड टू बी नेगेटिव। जो इंडिविजुअल राइट्स जो है इंग्लैंड में वो क्या है? नेगेटिव है। इंडिविजुअल हैज राइट एंड फ्रीडम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। एक्चुअली है क्या समझिएगा, इंग्लैंड में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से वहां पर फंडामेंटल राइट सही से है ही नहीं। वहां पर फंडामेंटल राइट जैसे हमारे देश में है ना रिटेन है, इंग्लैंड में तो है नहीं। तो वहां पर फंडामेंटल राइट ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा तय किया जा रहा है। वहां पर जो इच्छा होता है वहां पर लॉ अलग अलग चेंज हो जाता है। तो इंडिविजुअल राइट जुडिशियल डिसीजन के आधार पर सेव होता है। जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या है, जुडिशरी जो है इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति के पास जो राइट्स है ना उसको गार्डियन होता है, माने यही रक्षा करता है, उसको बचाता है। इंग्लिश पार्लियामेंट अपने देखो, लेकिन एक और जुडिशरी के पास तो पावर है, लेकिन इंग्लैंड में एक खास बात यह है इंग्लिश पार्लियामेंट जो है सॉवरेन बॉडी है। हम जब इंग्लिश पार्लियामेंट को सॉवरेन बॉडी बोले मतलब क्या, दैट मींस वो ओमनीपोटेंट और सॉवरेन, उससे ऊपर कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे वो लॉ बना सकता है। तो इंडिविजुअल राइट्स वहीं पर कर्व हो जा रहा है। कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये इंडिविजुअल राइट्स की समस्या। लेकिन वहीं पर ये तो इंग्लैंड में एक समस्या हुआ। बिल ऑफ राइट जो है यूएसए में, ये भी फंडामेंटल राइट से जुड़ जाता है। अमेरिकन बिल ऑफ राइट जो 10th अमेंडमेंट एक्ट 1791 इज इक्वली बाइंडिंग अपॉन लेजिस्लेचर, ये भी लेजिस्लेचर जो है, लेकिन ये जुडिशियरी सुप्रीमेसी, यहाँ पर जुडिशियल सुप्रीमेसी है, मतलब जुडिशियरी तय करेगा कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिड भी बोल सकता है। अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आर एब्सोल्यूट, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स एब्सोल्यूट है, यहाँ पर लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं इसको कर्व करते। जबकि इंग्लैंड में जो आपका बिल ऑफ राइट्स था वहां पर रूल ऑफ लॉ जो था उसको कर्व किया जा सकता था, वहां इंडिविजुअल राइट्स चलता था। देखिए अब सवाल आता है, ये दोनों तो हम लोग पढ़ लिए, राइट्स का माने भी पढ़े, राइट्स जो है इंग्लैंड में कैसा था, यूएसए में कैसा था, और हमारे देश में कैसे तैयार हो रहा है उसको देखेंगे हम लोग। तो हमारे देश की बात है तो फंडामेंटल राइट्स का स्टार्टिंग क्या होता है, ग्रैनविले ऑस्टिन जो है, ग्रैनविले ऑस्टिन वो कहता है फंडामेंटल राइट्स वाज इम्प्लिक इन द फॉर्मेशन implicit in the formation of the Indian National Congress in 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद से फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होने लगा था। किंतु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 आया जहां पर राइट्स टू इंडियन को कुछ राइट्स दिया गया, ठीक है, इंडियन को कुछ राइट दिया गया जैसे कि फ्री स्पीच, इम्प्रिजमेंट ओनली बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, माने उनको जेल दिया जाएगा सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही, कोई जो तो जेल में नहीं डाल सकता है, स्टेट एजुकेशन फ्री मिलेगा। ये पहला हमारे 1895 में हमें फंडामेंटल राइट्स कुछ मिला, ये इंडियंस को राइट्स मिला। फिर 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया जो एनी बेसेंट ड्राफ्ट की थी। इसने एनी बेसेंट ने 7 फंडामेंटल राइट्स का मांग की है, 7 फंडामेंटल राइट्स का। कौन कौन? इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, फ्री असेंबली, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इसने मांग किया। नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद 1928 में क्या आया, नेहरू रिपोर्ट आया, ये मोतीलाल नेहरू चेयर किए थे, मोतीलाल नेहरू इसके हेड थे। इन्होंने फंडामेंटल राइट्स
माने अंडरलाइन द नीड फॉर सिक्योरिंग फंडामेंटल राइट दैट हैज बीन डिनाइड टू देम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। इन्होंने भी फंडामेंटल राइट्स का डिमांड किया जिसको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिनाइड कर दिया, मना कर दिया, नहीं दिया। फिर 1931 का कराची रेजोल्यूशन आया, उसमें नीड टू एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मासेस, मासेस के जो माने हमारी जो आम जनता है उसको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसको खत्म करने की बात की गई। बोला गया कुछ इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाए। तो इन्होंने कुछ इन्होंने क्या किया, वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को सुविधा देकर कुछ लेजिस्लेशन पास कराने की बात किया, नहीं हुआ। सप्रू रिपोर्ट 1945 आता है। 1935 में फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहता है। सप्रू रिपोर्ट 1945, तेज बहादुर सप्रू चेयरमैन होते हैं। उन्होंने क्या किया, दो सजेशन अबाउट राइट्स के बारे में बात की, जहां पर उन्होंने कहा जस्टिसेबल राइट्स और नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स बन गया और नॉन जस्टिसेबल जो है वो आपका डीपीएसपी बन गया। वो क्या बन गया, डीपीएसपी। ठीक है। फिर उसके बाद राइट्स ऑफ माइनॉरिटी को भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जो फंडामेंटल राइट्स में रखा गया। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स कमेटी के हेड थे, माइनॉरिटी राइट्स और ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज के भी हेड थे। इतना दूर तक आप जानते हैं। तो क्या क्या जाने, हिस्ट्री, फंडामेंटल राइट्स का डिमांड कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928, सप्रू रिपोर्ट 1945। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स की और थोड़ा सा देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में बोला गया है। पार्ट 1 में क्या बोला गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में सिटीजनशिप। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया, यूएसए का बिल ऑफ राइट से लिया गया। यूएसए का बिल ऑफ राइट जो अभी बता रहे थे, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स में कुछ अधिकार ही दिया गया, जनता को कुछ अधिकार दिया गया है जो 10th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। उसी के आधार पर हमारा फंडामेंटल राइट्स को भी रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 इज आल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पार्ट 3 को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स यहां से बोला जाता है जस्टिसेबल है, क्या है। अब हाँ एक सवाल और, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का माने क्या, ये इंग्लैंड में 1215 में किंग जॉन जो है ना एक अधिकार पत्र घोषित किया था, एक पत्र दिखाया था जनता को क्या क्या अधिकार होना चाहिए। उसी के आधार पर उस पत्र में क्या था, जनता के अधिकार की बात की गई। उसी के आधार पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि ये भी हमें अधिकार पत्र देता है। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को वॉयड कर दे तो आप इसे छोड़ सकते हैं, सॉरी जो कोई वॉयड करे तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर के आप वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, आपका डिसाइड करेंगे ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, कि कोई छीना है, कर्व किया है कि नहीं किया। इस एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं इसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स अगर कोई छीन ले आपसे। ठीक है, तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय होता है, हाई कोर्ट के द्वारा तय होता है, फंडामेंटल राइट्स कोई कर्व ना कर पाए। फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, सस्पेंड हो सकता है इमरजेंसी के समय में। सिर्फ और सिर्फ 20 और आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड। मतलब ऐसा नहीं कि सुप्रीम है, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट जो बोल दिया वही होगा, उसके अलावा नहीं। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, कुछ रीजनेबल, जैसे हमें बोलने का अधिकार है लेकिन हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो हमारे राइट हमें क्या करे, हमारे देश को टुकड़ों में बांट दे, हिंसा फैलाए या किसी तरह का पब्लिक डिस्टर्बेंसेस करे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है, गारंटी भी है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। All are equal before the law. Fundamental rights are different from ordinary legal rights in the manner in which they are enforced. If a legal right is violated, the aggrieved person cannot directly approach the SC by passing the lower court. देखो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, अगर कोई वायलेट होगा डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन लीगल राइट होने का डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स नेचुरल एज वेल एज लीगल दोनों है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी को भी कुछ प्रोटेक्ट किया गया है। हमारे देश में कितने फंडामेंटल राइट्स है, एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले ओरिजिनली कितने थे, 7 थे, अभी कितने हैं, 6 है। कौन कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक है। सर हाँ हेलो, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, कब से नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा देर पहले। हम लोग को तो हो रहा।
मेरा नहीं हो रहा। आपका नेट नहीं है। फोन को ले जाके पार्टी में बिक दो। नेट है। ये दिख रहा है, ये जो हम दिख रहा है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। नहीं दिख रहा है। आप लेफ्ट लेके फिर जो दोबारा ज्वाइन करो। ज्वाइन होगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप परमानेंट क्लास में हो। एग्जिट आप करके लेफ्ट ज्वाइन आने कर का दे ग्रुप फिर से। सेलेक्ट होने के लिए नहीं बोल रहा है, ग्रुप सेलेक्ट होने के लिए नहीं, क्लास को लीव करने बोला है। तो वही तो बोले एग्जिट का ऑप्शन है, बैक वहां कर, से बैक। लेफ्ट हो जाए। एग्जिट का ऑप्शन करने वहां से से क्लास फिर लीव कर रहा है, ग्रुप से लीव नहीं हो रहा है। बैक करो, एग्जिट बैक करने से करोगे क्लास फिर लीव उसके कर बाद रहा है, ज्वाइन ग्रुप। कर लेना। अटेंडेंस भी हो रहा है इसमें, कौन कितना देर रहेगा सब पता चलेगा हमको, कौन बीच में गायब हो जा रहा है सब पता चलेगा। ऐसे उसमें गूगल मीट में नहीं पता चलता था, इसमें अटेंडेंस भी होता है, कौन कितना क्लास सुना है, लेक्चर पूरा कौन सुना है, ये सब पता चलेगा। अब दिख रहा है? हाँ सर। तो क्या क्या आर्टिकल देखिए, राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक है, राइट टू फ्रीडम ये सब मेरा बनाया हुआ है खुद का, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशनल राइट 29-30, फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका 31 से 31D तक था, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया। किसके द्वारा हटा दिया गया? 1978 के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। और 300A में ला दिया गया, ठीक। राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में है। फंडामेंटल राइट्स, ये देखिए, ये पूरा फंडामेंटल राइट्स है हमारा, पूरा दिख रहा है ना, दिख रहा है पूरा, रोटेट आप कर सकते हैं, देखिए। जी सर। आपको ये पूरा फंडामेंटल राइट दिख रहा होगा। 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। राइट टू फ्रीडम की बात करें, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में राइट टू एजुकेशन है। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23, 24, 23। अब देखिए याद कैसे करेंगे, आपके मन में सवाल होगा, ये तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप बोलिए ये तो हम भी जानते हैं, याद कैसे करेंगे ये बताइए। देखिए, पहले आपको क्या मिला? इक्वालिटी मिलेगा, 14 से 18 तक इक्वालिटी मिलेगा। जब इक्वालिटी मिल गया तब ना फ्रीडम के बारे में सोचेंगे। जब सब समान हो गया तो सबको अब आजादी चाहिए। जब आजादी मिल गया, ज्यादा आजादी मिल जाने से क्या करने लगते हैं? हम दूसरे को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं। अगर हमको ज्यादा आजादी मिल जाए तो हम क्या करेंगे? सामने वाला को शोषण करना चाहेंगे। तो वही शोषण ना करे, इसके लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है जो 23-24 में है। अब जब 23-24 में जब शोषण से बचा लिए लोगों को, जब हम मेरा घर का खाना वाना सब रहने लगे अच्छे से, तब ना जाके हम रिलीजन के बारे में सोचेंगे, तब जाके 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जब ये भी मिल गया तब हम कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में सोचेंगे कि सबको सांस्कृतिक अधिकार दिया जाए। माने एक्चुअली माइनॉरिटी के लिए थे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। किसके लिए था? जो आपका जिसकी आबादी कम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। अब बताइए, ये सारा का सारा फंडामेंटल राइट्स बेकार हो जाएगा अगर किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन ना हो, अगर कोई किसी तरह का कोई इसके ऊपर कोई गार्जियन ना हो। तो इसके लिए आर्टिकल 32 रखा गया है, जहां पर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। और इसमें 5 गो रिट दिया गया है। वो कौन कौन सा है? हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी, को वारंट। ये 5 रिट्स दिया गया है। यही जो है इस सारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करता है, अदरवाइज सेव ही नहीं होता। अब देखिए, हम लोग तो देखिए 14 से लेके 32 तक देख लीजिए, 31 वाला भी बात हम लोग जान गए यहाँ पे। लेकिन सवाल हमारे मन में आ गया कि 12 में, 12 तो बतेबे नहीं किए, तो 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। किसके बारे में? स्टेट का डिफाइन कैसे किया जाएगा। देखिए, स्टेट अगर बोलने का मतलब क्या, हम लोग, आप लोग स्टेट का क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। स्टेट सिंपली हम लोग चलते फिरते देखते हैं,
देखिए आर्टिकल 12 में क्लियरली बोला गया द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट है, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारा का सारा स्टेट, समझे? सारे लोकल अथॉरिटीज जो है, आप देखो गवर्नमेंट पार्लियामेंट स्टेट हो गया, एग्जीक्यूटिव स्टेट हो गया, लेजिस्लेचर स्टेट का लेजिस्लेचर स्टेट हो गया, स्टेट का गवर्नमेंट स्टेट हो गया, जितने भी लोकल अथॉरिटीज है, म्युनिसिपैलिटी हुआ, पंचायत हुआ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हुआ, ये सारे के सारे स्टेट है। ऑल अदर अथॉरिटी दैट इज स्टेचुअरी, वो स्टेचुअरी हो, स्टेचुअरी कहने का मतलब क्या होता है? जो लॉ, जो एक्ट बना के आता है, जो पार्लियामेंट में एक्ट बन के पास होता है वो स्टेचुअरी कहलाता है। नॉन स्टेचुअरी जो एक्ट नहीं बनता है, जैसे एलआईसी, ये भी स्टेट है, एलआईसी भी स्टेट है, पूछेगा एलआईसी क्या स्टेट है? हाँ एलआईसी स्टेट है, ओएनजीसी स्टेट है, यस ओएनजीसी स्टेट है, प्राइवेट बॉडी और एजेंसी भी स्टेट होगा। अब आपके मन में सवाल होगा ये कैसे आप तय कीजिएगा कौन सा नॉन स्टेचुअरी अथॉरिटी स्टेट है, कौन सा प्राइवेट बॉडी स्टेट है, कौन सा नहीं है? हाँ कुछ पूछ रहे थे। हाँ वही देख रहे हैं ना ये हम लोग का भारत स्टेट कैसे है। हाँ? हाँ वही पूछे थे कि स्टेट कैसे है। प्राइवेट बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, 12 आर्टिकल 12 में इसको डिफाइन किया गया है स्टेट क्या होगा, तो जहां पर ये सारे लोग को स्टेट रखा गया है। प्राइवेट बॉडी कैसे होगा इसको दिखाते हैं। आर्टिकल 12 के रिलेटेड कुछ केसेस है, कुछ केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में ना, कुछ केस कुछ लोगों ने जाके कर दिया। पहला केस 1954 में हुआ, कौन किया? शांताबाई की थी, शांताबाई, ठीक है। इसमें से कौन शांताबाई कौन है? शांताबाई कौन है? शांताबाई फीफा। तो शांताबाई, शांताबाई कौन है? 1954 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954, ठीक है। इस केस में क्या हुआ? इसमें पूछा, बोला गया, केस क्या गया कि यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है, स्टेट है कि नहीं। तो यूनिवर्सिटी इज नॉट एक्ट बिकॉज इट इज नॉट सॉवरेन अथॉरिटी। इस केस में कहा गया 1954 का, इस केस में कहा गया कि यूनिवर्सिटी जो है एक्ट नहीं है, किसी तरह का एक्ट नहीं है। तो यूनिवर्सिटी इज नॉट एक्ट बिकॉज इट इज नॉट सॉवरेन अथॉरिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है एक्ट, तो इसमें देखिएगा तो 1954 का जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, यूनिवर्सिटी इज नॉट एक्ट बिकॉज इट इज नॉट सॉवरेन अथॉरिटी। अब इस केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यूनिवर्सिटी कोई एक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया था, सारे एक्ट को लेकर रखा गया था, तो ये स्टेचुरी बने एक्ट, तो बोला कि यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं है इसलिए ये सॉवरेन अथॉरिटी, ये उस केस में बोला गया। लेकिन अभी सुनिएगा, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मोहनलाल का एक केस आता है 1967 में। इस केस में बोला गया मोहनलाल और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेकर कि ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट हुआ है, अदर स्टेच्यू वो सारे के सारे लॉ के द्वारा एम्पावर हो रहा है, दैट मीन्स वो स्टेट है। इसमें क्या कहते हैं, उसको स्टेट कर दिया। अब यहां से यूनिवर्सिटी जो एक एक्ट नहीं था, स्टेट नहीं था, अब यहां से यूनिवर्सिटी क्या बन गया, स्टेट बन गया।
अब देखिए इस केस के बाद से यूनिवर्सिटी स्टेट हो गया, माने आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना, आपका कल्याणी यूनिवर्सिटी भी स्टेट है। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, ये केस किया, ये कहा ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, आईएफसी, एलआईसी, इसको भी स्टेट बना दिया गया। इसको भी क्या कहा कि ये स्टेट के अंदर में आ जाता है, क्योंकि ये सारे के सारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको ये कर रहा है, गवर्नमेंट का काम भी कर रहा है। ये सुखदेव सिंह केस में बोला गया, सुखदेव सिंह और भगत राम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है स्टेट कौन होगा कौन नहीं होगा। फिर रमन दयाराम सेठी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, यहां पर भी स्टेट का डिफाइन किया गया। और ये सोम प्रकाश रेखी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में भी यहां पर स्टेट का कुछ डेफिनेशन किया। लेकिन लास्टली फाइनली अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब सहरावर्दी, सुन रहे हो ना? अजय सुन रहे हो? हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? हाँ सर सुन रहे हैं। एक अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब सहरावर्दी, इस केस में इन्होंने कहा गिव 6 क्राइटेरिया फॉर स्टेट। स्टेट के 6 क्राइटेरिया दिए इन्होंने। पहले इंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सारा शेयर कैपिटल किसके द्वारा हेल्ड होगा? गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात इन्होंने किया कि जितने भी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ये कर रहा, माने कि ये स्टेट का डेफिनेशन दिया, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट बॉडी में गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल होगा वो स्टेट होगा। एलआईसी में गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल है, स्टेट है। ओएनजीसी में है, स्टेट है। गैस ने जो गैस आप यूज करते हो ना, इंडियन गैस, वो स्टेट है। तो इसमें शेयर कैपिटल है। हम लोग का यूनिवर्सिटी में भी शेयर कैपिटल है, स्टेट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसको फाइनेंशियली प्रोवाइड करता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, पंचायत सब स्टेट है। डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, जो स्टेट पूरी तरह से कंट्रोल करता है। एजुकेशन को कौन कंट्रोल करता है? सीबीएसई, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कंट्रोल कौन करता है? सीबीएसई, आईसीएससी कर रहा है ना, स्टेट हो गया। फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन जो काम कर रहा है, क्लब, एनजीओ, नन ये क्या बोलते हैं, एनजीओ के अलावा एमएनसी, ये सारे कौन है? स्टेट हो गया। अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन, कभी कभी जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अपने पास ना रख करके कॉर्पोरेशन को दे दिया, जैसे रेलवे का बहुत सारा पोर्शन कॉर्पोरेशन को दे दिया, बहुत सारा रास्ता टोल टैक्स का काम कॉर्पोरेशन को दे दिया, स्टेट हो गया। मोनोपोली स्टेटस जिसके पास है ओके, वो भी स्टेट है। ये सारा का सारा स्टेट का डेफिनेशन रखा गया। इन सारे 6 क्राइटेरिया के अंदर में जो भी पड़ेगा वो सारा का सारा स्टेट है। ये ही आपका अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब सरवर्दी केस में रखा गया 1981 में। 6 क्राइटेरिया दिया गया स्टेट का। अब आपके मन में सवाल है क्या बीसीसीआई स्टेट है? तो बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार केस किया 2016 में, उसके हिसाब से बताया गया बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। बीसीसीआई जानते हैं ना, क्रिकेट वाला, वो नहीं नहीं जानते हैं। बीसीसीआई नहीं जानता है, क्रिकेट खेलते नहीं है। उसका फुल फॉर्म बताइए। हमको क्या पता फुल फॉर्म बीसीसीआई का कहाँ होगा? अंशु बताएगा, अंशु बताइए पता तो। अंशु, अरे क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ऐसे कुछ बोल के है। अंशु नहीं है, अंशु क्या है? कितने लोग हैं क्लास में? 7। हम है सर, हम। अच्छा, in judiciary state by far from different cases it has been deduced that the judiciary is considered as a state. judiciary अगर आपका किसका काम करता है और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का काम करेगा तब स्टेट है, लेकिन लेकिन जब वो खुद का जुडिशियल फंक्शन करेगा तो स्टेट नहीं है। जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने का काम करेगा तब वो स्टेट है, लेकिन जैसे वो जुडिशियल फंक्शन करेगा तो नॉट अ स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग ए जुडिशियल। 12 समझ में आ गया? सही ना? सर हाँ सर। सर हाँ पुष्पा सर, कॉल करिए, रिसीव करेंगे तो कट हो जाएगा क्लास। फिर दोबारा ज्वाइन कर पाइएगा। बार बार कॉल करिए, वेट कीजिए तब।
ज्वाइन करने बोल रही होगी। हेलो। हम्म, हाँ सर, वो ज्वाइन कर रही थी, बोली नहीं हो रहा है ज्वाइन। नहीं हो पाएगा, हम तो पहले ही बोल दिए हैं। ये गूगल मीट नहीं है, हम तो आगे ही बता चुके हैं गूगल मीट नहीं है। हाँ, हम भी बोल दिए उसको। हम भी बोल दिए, हम जब बोल दिए थे तो आप सारे के सारे लोग को हम 50 बार मैसेज कर रहे हैं, फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है। हम 7:30 बजे से मैसेज कर रहे हैं, हम बोल दिए थे गूगल मीट नहीं है ये इसमें आपको ज्वाइन पहले एक ही बार ज्वाइन करना होगा, बार बार कभी भी लेट हो सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। माने कि क्लास के बीच में कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते, इसमें अटेंडेंस होगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। आज ज्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि ताकि सबको याद है तब कराएंगे। आर्टिकल 13 जो है आज नहीं कराते हैं, ये अगले दिन कराएंगे जिस दिन सारे लोग रहेंगे। आज हम इतना तक ही क्लास ऑफ करते हैं ताकि सभी लोग अगले दिन सबक सीखें। आगे फिलहाल ये देख लीजिए मेरा पीपीटी क्या है, देख लीजिए, देखते जाइए। सारा मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये सब के ऊपर क्लास लेना है, ये सब के ऊपर वहां पर बैठ के तो क्लास ले नहीं सकते, ये तो यहाँ से क्लास लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा पीपीटी के आधार पर तो आराम से समझ में आ सकता है। सही तो। हाँ सर। देखिए इसमें एक्सेप्शन भी दिए हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी भी रखे हैं, ये एक साथ सारा काम हो जाएगा। आर्टिकल 16 भी है, सब सेकेंड सेमेस्टर का है। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर पढ़ते तो ये लोग पढ़ाई ये सब पढ़ाते ही नहीं। 17 है यहाँ पे, 18 है। 18 को देखिए बहुत अच्छे से रखे हैं यहाँ पे, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। पिक्चर है 19 से 22, फिर यहाँ पर इसके बाद ही रखे हैं यहाँ से, फिर ये पिक्चर भी है। सबको दिख रहा है ना, असेंबली का, एसोसिएशन का, गांधी जी को भी रख दिया। ये है आपका आर्टिकल 20, ये नो एक्सपोज फेस्टो, नो डबल जेओपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 21 का आप लोग को चाहिए ज्यादा, 21 ज्यादा ही रखे हैं, बहुत कुछ इसमें है। 21A भी रखा है, राइट 28 भी रखे हैं, सारा रखे हैं। देखिए केसेस भी सब रखे हैं, ये सारा हमको पढ़ाना है। हैवियस कॉर्पस से मैनामत से जुड़ा हुआ सारा चीज रखा हुआ है। एग्जाम के क्या बोले, क्रिटिसिज्म भी क्या बोले आप? एग्जाम के पहले सारा ये तो फंडामेंटल है, इसे तो खत्म कर देंगे।